वक्त हो चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गया से आपको बड़ी जानकारी दें, रेलवे स्टेशन पर 18 लाख रुपए कैश मिले। पिता पुत्र के पास ये कैश रुपए मिले। जीआरपी की हिरासत में इस वक्त पिता पुत्र को रखा गया है। बता रहे हैं दोनों और पैसे को लेकर किसी तरह के कोई कागजात नहीं मिले हैं। आयकर विभाग को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। तो गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पिता पुत्र को 18 लाख रुपए कैश के साथ जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे जांच की जा रही है। पुत्र के अगर और बता रहे हैं कि बर्तन के व्यवसाय से 18 लाख रुपए कैश लेकर ये जा रहे थे। हालांकि इस पूरे मामले में किसी तरह के कोई कागजात इस वक्त पुलिस के हाथ नहीं है। जीआरपी की हिरासत में पिता और पुत्र को रखा गया है। गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खुद को बर्तन व्यापारी बता रहे हैं पिता और पुत्र। इस पूरे मामले की सघनता से जांच की जाएगी। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ गया से हमारे संवाददाता एलन लिली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एलन, बताइए कि क्या है ये पूरा मामला। तो देखिए, गया रेल पुलिस जो है दो यात्री जो है दो बताने को बताया गया कि ये दोनों पिता पुत्र है और इनके पास से 18 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। और इन्होंने जब पूछताछ में जब बताया कि ये लोग जो है वो बर्तन व्यवसायी है दिल्ली में और वो अपने बर्तन को गया और सासाराम में वो बेचने का काम किया था, उसके एवज में जो कई महीनों के बाद ये पैसा लेने के लिए पहुंचे थे। हालांकि रेलवे पुलिस ने इनके व्यापारी के जो कागजात होते हैं, पैसे के जो कागजात होते हैं, वो उसको पूर्ण नहीं किया गया। इससे में आयकर विभाग की टीम को वहां पर बुलाई गई है और उसकी जांच के बाद ही पता चल पाया कि यह पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एलन, तमाम जानकारी के लिए। तो गया से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां पिता पुत्र के पास 18 लाख रुपए कैश मिले हैं और जीआरपी पुलिस फिलहाल उन्हें गिरफ्तार कर हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ कर रही है। होमगार्ड और फायर सेफ्टी के आईजी विकास वैभव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। गृह विभाग ने विकास वैभव को 11 फरवरी को जो नोटिस भेजा था और जिस नोटिस का जवाब देने के लिए विकास वैभव ने 14 दिनों की मोहलत गृह विभाग से मांगी थी, उसे गृह विभाग ने खारिज कर दिया है और तय समय के भीतर ही अपना पक्ष रखने की बात कही है। इतना ही नहीं, गृह विभाग ने विकास वैभव से यह भी पूछा है कि आपने विभागीय बातों को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक क्यों किया, क्यों ना आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए। पटना सचिवालय से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार। गृह रक्षा वाहिनी में तैनात आईजी विकास वैभव की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। गृह विभाग ने उन्हें 11 तारीख को एक नोटिस भेजा था, जिस नोटिस के जरिए विकास वैभव से पूछा था कि आपने जो है विभागीय बातों को सार्वजनिक क्यों किया, सोशल मीडिया पे क्यों डाला, और इसको लेकर के 7 दिनों में जवाब तलब किया था। हालांकि विकास वैभव ने 13 तारीख को गृह विभाग को एक पत्र लिख के अनुरोध किया कि आप हमें 14 दिन की मोहलत दें, मेरी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है, 14 दिन के बाद जो है हम अपनी जवाब देंगे। लेकिन गृह विभाग ने जो है आईजी विकास वैभव के इस अनुरोध को ना सिर्फ ठुकरा दिया है, बल्कि ये भी पूछा है कि आखिर क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो विभागीय कार्रवाई की जाए, क्योंकि आपने जो विभागीय बातें हैं उनका उल्लेख सार्वजनिक तौर पे सोशल मीडिया पर किया और कहीं न कहीं विभाग के जो सीनियर अधिकारी हैं उनके खिलाफ आपने काम करने का काम किया है। सरकार का जो स्ट्रेटजी है, जो नीति है, उससे भी आपने उल्लंघित किया है, तो आपके खिलाफ क्यों ना एक्शन लिया जाए। और साथ ही साथ ये भी पूछा है कि आप जो है ऐसा क्यों किए, इसको लेकर के जो निर्धारित समय है 7 दिन का, उसके अंदर ही आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। विकास वैभव ने न्यूज 18 से बात करते हुए जो फोन पे बात हुई है उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो अभी अपना जवाब तैयार कर रहे हैं, निर्धारित समय के अंदर ही वो अपना जवाब जो है गृह विभाग को भेज देंगे। बहरहाल देखना होगा कि जब विकास वैभव जो है अपना जवाब भेजते हैं तो गृह विभाग जो है उनके जवाब से कितनी संतुष्ट होती है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच 22 पर से अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत एनएच के सर्विस लेन में बने दुकान और बड़े बड़े मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। कोर्ट के आदेश पर एनएचआई और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, अतिक्रमण हटाया गया। हालांकि लोग इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनएच 22 का सर्विस लेन पूरी तरह अतिक्रमणकारियों के कब्जे में है, जिसे मुक्त कराने के लिए प्रशासन की ओर से मकान और दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है।
वहीं मुजफ्फरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रखी गई लकड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि पहले प्लेटफॉर्म संख्या 4 के बगल में झाड़ियों से भड़की आग की चिंगारी पटरी के बगल में रखी गई लकड़ी तक पहुंच गई और आग लगने की सूचना जैसे ही स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों को मिली, तत्काल फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहाँ सूचना मिली तो 2 गाड़ी छोटी वहाँ भेज दिए हैं। वहाँ पर जो कचरा उचरा आता है ना उसी में था और उसी का संपर्क में आने पर वहाँ पर लकड़ी था रेलवे का पुराना, उसी में लकड़ी भी कुछ जल गई। क्षति उती तो नहीं है सर? हाँ, कोई खास औसा क्षति नहीं, तुरंत में आग को कंट्रोल कर लिया। और खगड़िया की खीराडीह गांव के पास सड़क निर्माण कंपनी के द्वारा बनाए गए कैंप में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है और कैंप में लगे वाहन भी आग की चपेट में आ गए। आग की लपटें और धुआं को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि आग कितनी भयानक रूप से लगी थी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कुछ नहीं है। और पटना सिटी में एक कारोबारी से 5 लाख की रंगदारी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रंगदारी मांगने वाला कोई और नहीं, कारोबारी का पड़ोसी ही था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौक थाना क्षेत्र के हरमंदिर गली में रहने वाले कारोबारी वाहे गुरुपाल सिंह से अपराधी ने 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की तो जिस मोबाइल नंबर से रंगदारी की मांग की गई थी वो कारोबारी के पड़ोसी हरजीत सिंह का निकला, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। रंगदारी नहीं देने पर गोली मारने की धमकी दी गई थी। फिलहाल पुलिस अब हरजीत की आपराधिक कुंडली खंगालने में लगी है। पता चला है इनके घर के सामने एक हरजीत सिंह करके रहते हैं, 28 वर्ष उम्र है। यही इनको रंगदारी मांग रहे थे इनसे और लगातार इनको फ़ोन करके परेशान कर रहे थे और रंगदारी नहीं देने पे गोली मारने की धमकी दे रहे थे। कितनी की रंगदारी मांग कर रहे थे? 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहे थे। और बिहार में पुलिस टीम पर शराब माफियाओं का हमला थम ही नहीं रहा है। ताजा मामला दरभंगा के कमतौल थाना के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें पुलिस के 5 जवान जख्मी हो गए। पुलिसकर्मी अमित सागर के भी लोगों ने बंधक बना लिया और पूछा। वहीं पर पुलिस जीप के शीशे को तोड़ दिया। जिला मुख्यालय से भारी संख्या में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और बंधक बने पुलिसकर्मियों को वहां पर से छुड़ा लिया। दरअसल फरार चल रहे शराब कारोबारी मुकेश सैनी और रंजीत महतो के घर पर पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी और इसी दौरान शराब धंधेबाजों के परिवार वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। लोगों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की और पुलिस में इस पूरे मामले में 5 ग्रामीणों को हिरासत में लिया है। मोहम्मदपुर में आया, कहा कि फन्नारी को पकड़ना है, तो गए उनके घर दिखला उनके घर में प्रवेश करते ही थे कि वहाँ पर जो है जो क्या कहते हैं वो हमला जो किया है वो सब अति प्लान बनाया हुआ था और पुलिस पर हमला कर दिया। तो हम लोग भागे, बड़ा 3 आदमी को जो है वो कपार फूट गया है, घायल हो गया है और गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त कर दिए हुआ है। एक सरकारी गाड़ी और एक मेरा जो है मोटरसाइकिल था और मेरा मोटरसाइकिल घटनास्थल अभी तक है। और जिला से दंगा पार्टी आए, तब जो है दल बल के साथ उन लोग गौती किए, तब उन लोग दवा, तब फिर जो है ड्राइवर को बंधक से छुड़ाया गया और सरकारी गाड़ी लाया गया। और सरसा में अनुमंडलीय लेखा पदाधिकारी को निगरानी की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। करुणानिधि सौरभ पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंत्रण कार्यालय में पदस्थापित हुए हैं। 56,000 रुपए घूस लेते वक्त निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने लेखा पदाधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। मणिभूषण कुमार नामक ठेकेदार से घूस की राशि लेने के दौरान निगरानी की टीम ने उन्हें पकड़ लिया और एग्रीमेंट से काटी गई राशि और एसडी राशि के भुगतान किए जाने के एवज में वो घूस ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद निगरानी की टीम उसे पटना लेकर चली गई। करुणानिधि सौरभ जो कि लेखा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित है, उन पर आरोप था कि वो एसडी रिफंड और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के बिल के भुगतान के लिए परिवादी से 56,000 रुपए रिश्वत की राशि मांग रहे थे।
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा इसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन में सही पाया गया। उसके बाद कांड दर्ज करते हुए आज निगरानी टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और उनको परिवादी से 56,000 रुपये रंगे हाथ घूस लेते हुए आज उनके कार्यालय कार्यपालक अभियंता का कार्यालय लोक स्वास्थ्य प्रमंडल सहरसा कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। और ट्रेन की दुर्घटना की स्थिति में रेलवे के स्टाफ और पूरा सिस्टम कितना अलर्ट है, इसको लेकर गया रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें रेलवे की कई यूनिट के साथ ही इसमें एनडीआरएफ की टीम भी शामिल रही। पैसेंजर ट्रेन का कोच डिरेल होते ही कुछ ही मिनट के भीतर राहत और बचाव टीम पहुंच गई। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और आनन फानन में हादसे के शिकार लोगों को सुरक्षित निकालने में जुट गए। इस पूरे मॉक ड्रिल की तस्वीर बिल्कुल एक हादसे के बाद की स्थिति जैसी नजर आ रही थी। भी कोई पैसेंजर ट्रेन का डिरेलमेंट होता है तो किस तरह से जो विभिन्न अंग होते हैं भारत सरकार की जो आपदा प्रबंधन में इन्वॉल्व रहते हैं, इसमें स्टेट पुलिस है, रेलवे का अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम है और एनडीआरएफ की टीम है, मिलजुल कर कैसे कार्य करते हैं। यहाँ पे करीब 6 टीम काम कर रही थी। इसमें 2 मेडिकल की टीम थी, एक रेलवे की, एक आपकी डिस्ट्रिक्ट की मेडिकल की टीम थी, सिविल सर्जन की। उसके अलावा रेलवे की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम थी और एनडीआरएफ की टीम थी और 2 आरपीएफ और जीआरपी और स्टेट पुलिस, इतने लोग मिलजुल कर इस पूरे कार्य को कर रहे थे। और सारण सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बेंगलुरु में आयोजित एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान रेफरल उड़ाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले राजीव प्रताप रूडी ने सुखोई भी उड़ाया था। राजीव प्रताप रूडी राफेल और सुखोई उड़ाने वाले पहले सांसद हैं। बेंगलुरु के एयर शो में करीब 22,000 फीट की ऊंचाई पर करीब 40 मिनट तक रूडी ने विमान के साथ कलाबाजी दिखाई। 5 दिवसीय एरो इंडिया 2023 के एयर शो में बुधवार को रूडी ने लड़ाकू विमान के ट्रेंड पायलट के साथ उड़ान भरी। राफेल उड़ाने के अनुभव को रूडी ने काफी रोमांचक बताया। और बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला किया है। विजय सिन्हा ने कहा है कि बिहार में अब जनता का राज नहीं बल्कि गुंडों का राज स्थापित हो चुका है और इसका सीधा सीधा श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है, क्योंकि जिस तरह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है उससे ये साबित होता है कि आए दिन बिहार में हत्या, रंगदारी से लेकर अपराधियों द्वारा जमीन हड़पने की घटनाएं हो रही है और सरकारी बाबू भ्रष्टाचार की गंगोत्री में गोते लगा रहे हैं। में जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नाटक है। बिहार की जनता के साथ एक धोखा है। भ्रष्टाचार बिहार में चरम पर है, अपराध चरम पर है और जंगल राज को जो जनता राज बता रहे हैं, अब ये जनता राज नहीं रहा, ये गुंडा राज में तब्दील हो गया, जिसका आपका गोपालगंज, सीवान, छपरा हम लोग अभी हफ्ते के अंदर ही गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि क्या तमाशा। लोग भी आवेदन लेकर आ रहे हैं, मधुबनी का भी, समस्तीपुर का भी। समस्तीपुर में आ रहा और पलामू के पाकी में महाशिवरात्रि का तोरण द्वार लगाने को लेकर 2 पक्षों में हुई झड़प में जमकर पत्थरबाजी हुई। उपद्रवियों द्वारा आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हालात पर काबू पाने के लिए करीब 100 पुलिसकर्मियों को तैनात डीसीएसपी और पलामू जोन के आईजी समेत कई अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। इस घटना में पुलिस के कई जवान जख्मी हुए। वहां धारा 144 लागू कर दी गई, साथ ही मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। फिलहाल हालात को सामान्य बताया जा रहा है। शिवरात्रि के अवसर पे गेट लगाने को लेके बाद जिसके कारण दोनों की तरफ से दोनों पक्षों की ओर से पत्थरबाजी की घटना की गई है, जिसमें कुछ एक हमारे पुलिस पदाधिकारी भी जख्मी हुए हैं। कंट्रोल करने में हम लोगों ने बहुत संयम बरतते हुए, जिला प्रशासन ने बहुत संयम बरतते हुए, डीसीएसपी खुद स्वयं उस क्राउड को डिस्पर्स किए हैं अपने सहयोगी डीएसपी एएसपी के साथ। का तोरण एक बनाने के चलते हुए दोनों का समुदाय के बीच में तनाव चालू हो गया। सुबह हम लोग को सूचना दी फोर्स और मजिस्ट्रेट सब लोग हम लोग पहुंच गए और अभी स्थिति नियंत्रण में है और किसी को किसी तरफ का कैजुअलिटी नहीं है और हम लोग कोशिश किया है कि किसी तरफ का नुकसान नहीं हो और अभी 144 पूरा प्रखंड परिसर में, पूरा टाउन में हम लोग लागू किया है।
और गिरिडीह में महिला की निर्मम हत्या के विरोध में परिजनों ने गावा गिरिडीह रोड को जाम कर दिया और इतना ही नहीं, शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहे और लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ ही परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि रिंकी कुमारी का शव बीते दिन घंगरीपुरा के पास पुलिया के नीचे से मिला था। हालांकि सूचना पर गावा थाना इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी और बीडीओ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर इस पूरे मामले को शांत कराया। क्या हुआ है, इसका कड़ी निंदा किया जाए और जो इस हत्यारे को सख्त से सख्त सजा किया जाए, तुरंत मतलब तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जितना इसमें गिरोह में जितना का हाथ होगा सबको सख्त सजा दिया जाए, गिरफ्तार किया जाए और ऐसा उसको मतलब सजा दिया जाए कि दोबारा ऐसा करने का नौबत नहीं आए किसी के साथ। इसमें जो भी दोषियों को पाया जाता है, लड़का के साथ जो भी इन्वॉल्व है, सभी को फांसी की सजा दिया जाए और इसका छोटा बच्चा है, इसके लिए सरकार भी उसको मुआवजा दिया जाए। और हम लोग का मांग यही है कि जो इस हत्याकांड में जो भी शामिल है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको फांसी का सजा ही दिया जाए। और चाईबासा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया। प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सजा सुनाई है। मामला साल 2021 का है, जिसमें बंदगांव की पोडोंगेर में एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। साथ ही शव को कारो नदी के किनारे बालू और मिट्टी के नीचे दफना दिया गया था। और कोडरमा में तिलैया एएसआई रंजीत कुमार झा पर उनकी दूसरी पत्नी ने मेंटेनेंस की रकम नहीं देने का आरोप लगाया है और इसे लेकर पूनम कुमारी ने एसपी से मदद की गुहार लगाई है। साल 2012 में जब एएसआई रंजीत धनबाद रेलवे थाने में तैनात थे, उसी वक्त तलाकशुदा पूनम से शादी की थी। दोनों का एक बच्चा भी था, जिसके पिता का नाम देने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था और मामला कोर्ट तक जा पहुंचा। फैमिली कोर्ट ने हर महीने 15,000 रुपए बच्चे के लालन पालन के लिए देने का आदेश दिया था, लेकिन नोटिस जारी होने के 8 महीने बाद भी रंजीत ने 1 पैसे नहीं दिए। इधर पूरे मामले पर एसपी ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। जिससे बच्चा हुआ और कोर्ट में हम लोग का केस भी चल रहा था, जिसमें केस में मेंटेनेंस इशू लागू हो गया है और वो आज देना नहीं चाह रहे। अब से 1 साल से इशू लागू हुआ है मेंटेनेंस और 1 साल से वो हमें नहीं दे रहे हैं। मैं एसपी ऑफिस में बार बार आ रही हूँ क्योंकि सामने आके के मेरे परिवार से, मेरे घर परिवार में से आके बोले कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं। मैंने अपना दुखड़ा बताया कि भाई मेरी एक बेटी है, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरी एक बेटी है, मेरा पहला से तलाक हो चुका है और मेरी बेटी को जो अपनाएगा हम उसी से शादी करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।